नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्या न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। अफगानिस्तान को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का बयान, अफगानिस्तान की स्थिति खतरनाक मोड़ पर है। हमारे राजदूत, हमारे नागरिकों को सुरक्षा दांव पर लगी हुई है। नरेंद्र मोदी जी और सरकार की चुप्पी चिंताजनक है। देश इस तरह की लापरवाही स्वीकार कतई नहीं करेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। भारत सरकार का मौन धारण करना ये ठीक नहीं है, ये कहना है रणदीप सुरजेवाला का। इस वक्त बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। जिस तरीके से अफगानिस्तान में तनाव भरे जो माहौल है वो बना हुआ है, तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान में लगभग हो चुका है। तो ऐसे में भारतीय नागरिकों और राजनयिकों की जो सुरक्षा है उसको लेकर के अब चिंता बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर के कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस ने सीधे तौर पर कहा कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने मौन धारण कर रखा है, ये अपने आप में चिंता का विषय अब इस पूरे मामले में बना हुआ है। अफगानिस्तान की जो स्थितियां हैं वो अब खतरनाक मोड़ में आ चुकी हैं और बीजेपी को कोई बड़ा निर्णय लेना ही पड़ेगा। इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर से आपको बता देते हैं, रूबरू करवाएंगे। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है। एयर इंडिया को केंद्र सरकार ने निर्देश दिया गया है। आपको बताते चले, काबुल से आपातकालीन निकासी को लेकर के विमान जो है उन्हें आदेश दे दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एयर इंडिया को केंद्र का निर्देश। केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर कहा है कि इमरजेंसी में काबुल से जो है 2 इमरजेंसी विमान तैयार रखने के लिए कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आर्या न्यूज के जरिए आपके टेलीविजन स्क्रीन अफगानिस्तान के हालातों से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे। एयर इंडिया ने एक दल को भी तैयार कर लिया है। दल जो है, आपको बताते चले, 2 इमरजेंसी जो वहां पर फ्लाइट से उनको तैयार रहने के लिए केंद्र सरकार ने कह दिया है। काबुल से अफगानिस्तान तक आपको बताते चले तनाव फैला हुआ है। केंद्र सरकार का इस को तैयार रखें, टीम का गठन भी कर दें। हालात बेहद भयावह हो रहे हैं अफगानिस्तान में, जरूरत कभी भी पड़ सकती है। उत्तर प्रदेश में 4 महीने बाद आज से छात्रों की 50% उपस्थिति के साथ स्कूल खुल गए। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही छात्रों को स्कूल में प्रवेश दिया जा रहा है। राजधानी स्कूल में छात्रों का फूलों से स्वागत और फिर स्कूल में दाखिला कराया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में आपको बताते चले, कानपुर रोड स्थित अवध कॉलेजिएट में छात्र पहुंचे तो उनका फूलों से स्वागत किया गया। शिक्षकों ने चॉकलेट देकर वेलकम किया। सीतापुर रोड स्थित सेंट जोसेफ स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कक्षाएं जो है उन्हें शुरू कर दिया गया। और आपको ये बता दें कि कक्षा 9 से 12वीं तक 2 पालियों में कक्षाएं चलाई जाएंगी। लखनऊ के इंदिरा नगर के सी ब्लॉक स्थित RLB स्कूल में भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कक्षाएं शुरू कर दी गई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद छात्रों को स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। स्कूल खुलने के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। सभी बच्चों और कर्मचारी मास्क लगाएंगे। बागपत के फतेहपुर पुट्टी के स्कूल में आपको बताते चलें, विद्यार्थियों को सैनिटाइजेशन के बाद प्रवेश दिया गया। और आज से कई राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं। छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया गया है। पहले दिन कम संख्या में छात्र स्कूल पहुंच रहे हैं। हालांकि जो जानकारी है वो यह है, ये भी देखने को मिल रहा है कि कई जगह छात्रों ने मास्क लगाया नहीं हुआ था। चलिए, इस खबर के बाद बड़ी खबर का रुख करते हैं। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दर्जनों युवा नदी में मौत की छलांग लगा रहे हैं। बाह के बटेश्वर यमुना घाट का ये पूरा मामला है, जहां पर आपको बताते चले जलस्तर यमुना नदी का लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन युवा मौत की छलांग लगा रहे हैं वहां पर। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आर्या न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में जो है युवा वहां पर भारी संख्या में मौजूद हैं और पुलिस मूवमेंट बनकर वहां पर खड़ी हुई है। जानकारी सामने निकल के आ रही है। पूरा मामला बाह के बाटेश्वर यमुना नदी घाट का बताया जा रहा है, जहां पर जलस्तर से ऊपर यमुना नदी बह रही है। जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, खतरे के निशान से ऊपर
रही है यमुना नदी और युवा इस पूरे कारनामे को लुभाने में लगे हुए हैं। आपको बताते चले युवा वहां पर लगातार यमुना नदी में जा रहे हैं और छलांग लगा रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों पर लगातार नियंत्रण की स्थिति बनी हुई है। सोमवार को भारत में एक दिन में कुल 32,937 नए केस सामने आए। इसके अलावा एक दिन में 417 लोगों की मौत हो चुकी है। इस आंकड़े के साथ ही आपको बताते चले कोरोना से मरने वालों की संख्या अब जो है वो देश में 4,31,642 हो चुकी है। देश में एक्टिव केसेस की संख्या कुल 1.18% रह गई है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे निचला स्तर है। इसके अलावा एक्टिव केसेस की संख्या भी 145 दिनों में सबसे कम है और फिलहाल देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या जो है वो आपको बताते चलें 3,81,947 है। यही नई रिकवरी रेट में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। 2020 के बाद पहली बार कोरोना रिकवरी रेट 97.48% रहा है और अब तक देश में 3,14,11,32 जो है वो लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। बीते एक दिन में ही करीब 36,000 लोगों ने संक्रमण को मात दी है। यही नहीं, वीकली पॉजिटिविटी दर जो है वो 2.01% है और आने वाले दिनों में भी इससे कम होने की उम्मीद लगाई जा रही है। पॉजिटिविटी रेट जो है वो डेली का 2.79% है। अब तक देश में 54 करोड़ से ज्यादा कोरोना टीके लगाए जा चुके हैं। जानकारी के अनुसार एक तरफ नए केसेस कम होते हैं तो संख्या और दूसरी तरफ वैक्सीनेशन की बढ़ती रफ्तार ने संक्रमण से देश को बड़ी राहत देने का काम किया। कोरोना संक्रमण के नए केसों की रफ्तार भारत में बीते करीब 2 महीने से लगातार थमी हुई थी। नए केसों की संख्या 50,000 से कम बनी हुई है, जो बड़ी राहत का संकेत। तो यूपी के फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता देते हैं, काली पट्टी बांधकर शिक्षकों ने विरोध किया। सरकार पर 8 घंटे की ड्यूटी का आरोप लगाया। 4 घंटे की जगह 8 घंटे की ड्यूटी का आरोप शिक्षकों के द्वारा लगाया गया है। सुनवाई न होने पर आंदोलन उग्र करने की बात कही गई है। शहर के रस्तोगी इंटर कॉलेज का यह पूरा मामला है, जहां पर शिक्षकों ने, आपको बताते चले, उन्होंने आरोप लगाया है कि 4 घंटे की जगह 8 घंटे का जो काम है वो उनसे कराया जा रहा है और सीधे तौर पर शिक्षकों ने कहा है कि अगर उनकी बातों को माना नहीं जाता है तो आंदोलन वो और उग्र कर देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रहा है न्यूज़ के जरिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, शिक्षक जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि 8 घंटे की जगह हमसे 4 घंटे की जगह हमसे 8 घंटे काम करवाया जा रहा है, जबकि कोरोना जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए हर क्षेत्र में सहूलियत देने की यहाँ पर संभावना है जो है वो होनी चाहिए। खबरों की तरफ रुक करेंगे। आपको बताते चले, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुकी सुष्मिता देव ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया। पहले उन्होंने पार्टी का व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ा, इसके बाद अब उन्होंने ट्विटर के बायो में खुद को कांग्रेस का पूर्व नेता बताया। उन्होंने पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार आपको बताते चले, लंबे समय से वह पार्टी से नाराज चल रही थी। असम विधानसभा चुनाव के दौरान भी उनकी नाराजगी की खबरें लगातार सामने आई थी। मार्च महीने में तो असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सुष्मिता देव के इस्तीफे की अटकलों को
खारिज करना पड़ा था। उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। कांग्रेस की महिला विंग की प्रमुख सुष्मिता देव ने रविवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जानकारी के अनुसार पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे एक संक्षिप्त पत्र में पूर्व संसद सदस्य ने कहा है कि वह पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हैं, लेकिन उन्होंने कोई विशेष कारण नहीं बताया। उन्होंने कहा है, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अपने 3 दशक से लंबे जुड़ाव को संजोती हूं। आपने मुझे जो मार्गदर्शन और अवसर दिए उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपका धन्यवाद करती हूं। देव दिवंगत दिग्गज कांग्रेसी नेता, आपको बताते चले, संतोष मोहन देव की बेटी हैं। 2014 में पहली बार सिलचर की पारिवारिक सीट से संसद पहुंची थी। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सुष्मिता देव तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम सकती हैं। चलिए पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सोमवार यानी कि आज खेला होवे दिवस मनाने जा रही हैं। इसकी घोषणा उन्होंने 21 जुलाई को टीएमसी के वार्षिक शहीद दिवस रैली में की थी। इसके तहत हर 16 अगस्त को खेला होवे दिवस मनाया जाएगा। एक तरफ जहां ममता बनर्जी खेला होवे दिवस मनाने जा रही हैं, तो वहीं बीजेपी इसके खिलाफ शहीद सम्मान यात्रा निकालेगी। बंगाल इकाई की ओर से निकाली जाने वाली यह यात्रा 3 दिवसीय होगी। इसमें चुनाव के बाद बंगाल में हुई हिंसा में मृतक बीजेपी कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इस यात्रा में बंगाल से केंद्र में मंत्री बने सुभाष सरकार, जॉन बारला, शांतनु ठाकुर, निशित प्रमाणिक भी हिस्सा लेंगे और हिंसा में मारे गए पार्टी कार्यकर्ताओं के घर जाकर उन्हें ढांढस बधाएंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। बीजेपी को उम्मीद है कि इस यात्रा में वह एक बार फिर ममता बनर्जी के सामने अपनी पूरी ताकत दिखाएंगे। इसी महीने नेताजी इंडोर स्टेडियम में ममता बनर्जी ने खेला होबे के नाम से एक योजना भी शुरू की थी। आपको बताते चलें, इसके तहत पश्चिम बंगाल में खेला को बढ़ावा देने के लिए खेल व युवा मामलों के विभाग की ओर से खेल क्लबों को 1 लाख से अधिक फुटबॉल दी जाएंगी। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय फुटबॉल संघ के तहत 303 क्लबों को 10-10 गेंदें दी जा रही हैं। मोहन बागान, मोहम्मडन और पूर्वी बंगाल को 100-100 गेंदें टोकन के रूप में सौंपी जाएंगी। दलित धर्मांतरण मामले में संत समाज आगे आ चुका है। आपको बताते चले, संत समाज भी दलित परिवार के समर्थन में उतरा है। इस वक्त की बड़ी खबर है। परिवार से मुलाकात कर मदद कर आश्वासन दिया है संत समाज ने। न्याय के लिए सरकार से बात करने की भी संत समाज ने बात कही है। शंकराचार्य दंडी मठ के प्रमुख ने परिवार की मदद की भी बात कही है। बर्रा के वरुण विहार इलाके का ये पूरा मामला है, जहां से पीड़ित परिवार से संत समाज मिला और कहा कि सरकार से भी मदद मुहैया कराई जाएगी। वो कोशिश करेंगे कि सरकार उनकी मदद जो है वो कर सके। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम जितना हो सकेगा उतना हम लोग भी मदद करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आर्या न्यूज़ के जरिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, लगातार संत समाज दलित धर्मांतरण मामले में आगे आ रहा है। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या अब कम होने के साथ ही अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे चीज़ों को खोला जा रहा है। होटल, रेस्टोरेंट खुलने के बाद आज से लोगों के लिए पार्क, खेल मैदान, चौपाटी समेत समुद्री बीच खोल दिए जाएंगे। कोरोना मामले कम होने के साथ ही बीएमसी ने सभी सार्वजनिक स्थलों को खोलने का निर्देश दे दिया। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक सभी सार्वजनिक स्थल खुले रहेंगे। हालांकि इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना भी अनिवार्य होगा। हालांकि रेस्टोरेंट खोलने के लिए नियमों का पालन करना जरूरी है। रेस्टोरेंट में प्रबंधकों, सफाई कर्मचारियों और पूरी टीम को कोरोना टीका लगना अनिवार्य होगा। वहीं जिम, योगा सेंटर, पार्लर, स्पा और सैलून इत्यादि को 50% क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खोला जाएगा। बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने बताया है कि कोरोना के घट रहे मामलों के बीच
धीरे धीरे राहत देने का फैसला अब शुरू किया जा रहा है। बताते चले कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट कर दिया था कि दूसरे राज्य से आने वाले लोगों को RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी महाराष्ट्र में दाखिल होने से पहले, तो तभी जाकर उन्हें रहने की अनुमति मिलेगी। साथ ही सीएम ठाकरे ने यह भी कहा था कि टीकाकरण के दोनों खुराक लेने वाले यात्रियों को मुंबई लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि रविवार 15 अगस्त से लोकल सेवाओं को दोबारा महाराष्ट्र में चालू कर दिया गया। तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि आज है। इस दौरान देश आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहा है, नमन कर रहा है और श्रद्धापूर्वक श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री की याद में अटल समाधि पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में आपको बताते चले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा समेत कई गणमान्य अतिथि जो हैं वो मौजूद रहे। आपको बताते चले कि पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का दिल्ली के एम्स अस्पताल में 16 अगस्त 2018 को निधन हो गया था। उन्हें साल 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री पद 3 बार संभाला। पूर्व PM वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 6:45 पर शुरू हुई थी। समाधि स्थल सदैव अटल पर शुरू हो चुका था। समाधि स्थल पर पहुंचकर PM मोदी और राष्ट्रपति समेत तमाम नेता व उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया उन्होंने और PM मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले सुबह 10 बजे लोक भवन में पूर्व PM की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और वहीं लखनऊ में ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि पर आज शाम 5:30 बजे मेरी यात्रा अटल यात्रा नामक नाटक का मंचन किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन की तरफ से KGMU के अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में CM योगी, दोनों डिप्टी CM, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष भी शामिल होंगे। इस मौके पर अटल जी के साथ काम करने वाले 15 लोगों को सम्मानित किया जाएगा।